गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। कल यार वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो मैंने क्लास ले ली थी पूरी, और तुम्हें उसका रिकॉर्डिंग भी मिल गया होगा। कल कल कर लिया था तुम लोगों ने? कल रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया था पूरा? कल बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो जो क्वेश्चन था वो मैं दोबारा करूंगा। मैंने कल भी बताया था, वो जो बड़ा सा एक सवाल बनाया था, आज उसको और भी बड़ा बनाऊंगा। लेकिन वो लेक्चर, रिकॉर्डेड जो लेक्चर था, वो तुम लोगों ने देख लिया? अच्छा, नहीं, कल वाली जो बात थी उस बारे में बात मैं थोड़ा सा जल्दी अभी एक तरीके से बता देता हूं। मैं बेसिक बफर के बारे में अभी डिस्कस करूंगा, तो बेसिक बफर में भी वो सारी बातें आ जाएंगी एक बार। तो जो कल हमने बात की थी वही बात एक बेसिक बफर में दोबारा आ जाएगी। ठीक है ना? तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू कर लेता हूं बेसिक बफर की कहानी। बेसिक बफर होगा एक ऐसा जो कि वीक बेस होगा प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, उसे आप बेसिक बफर बोले। ये एक बेसिक बफर माना जाए। यानी अगर आपके पास एक वीक बेस हो, हाँ, जिसको भी कल की बात नहीं समझ में आया वो हम एक बार दोबारा देख लेंगे, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आज ये वाला लेक्चर देखोगे तो कल का लेक्चर एक बार जब दोबारा देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिकॉज कल की बात जो की गई थी वो आज हम बेसिक बफर के अंदर वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो वो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बेसिक बफर की बात करता हूं तो बेसिक बफर एक ऐसा बफर होगा जिसमें एक वीक बेस लिया जाएगा। देखो, हम अच्छे बफर की बात कर रहे हैं, बात तुमने कल भी की थी कि बफर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात अच्छे बफर की कर रहे हैं। बफर तो HCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी होता है, NaOH का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी बफर मान लिया जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड भले ही हो, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है तो 100% डिसोसिएट नहीं कर पाता, तो वो एक इक्विलिब्रियम बना लेता है। और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम आएगा हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा तो आपने जैसे ही H+ डाले वो रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी, OH डाले तो रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगी। तो आप H+ और OH को जो डाल रहे हैं आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीएच में जितना चेंज आना चाहिए उतना चेंज नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब बेसिक बफर में आप बताइए क्या करेंगे। तो बेसिक बफर में भी ये बोला जा रहा है कि बेसिक बफर एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें आपके पास एक वीक बेस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और साथ ही साथ उसका एक कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो वो डिसोसिएट करेगा अमोनियम प्लस OH माइनस में, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो सॉल्ट है, वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा अमोनियम एंड क्लोराइड आयन। अब एक बात जो कल बोली थी वही बिल्कुल कल वाली बात एकदम रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि कल वाली बात एकदम से तुम्हें समझ में आ जाए जब तुम PDF या वीडियो देखोगे तो। ठीक, अब इसमें वो कर क्या रहे हैं कि अब जो ये अमोनियम आयन है, कभी अगर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी कि अमोनियम आयन की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो ये कोई शक नहीं है इसमें कि अमोनियम टोटल जो होगा वो एक तो वो अमोनियम आयन होगा जो सॉल्ट से आ रहा है, और एक वो अमोनियम आयन होगा जो कि बेस से आ रहा है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर मुझे अमोनियम आयन टोटल निकालने हो तो मैं उसी अमोनियम आयन को कंसीडर करूंगा जो सॉल्ट से निकल के आ रहा है।
यानी जो मेरा कॉन्जुगेट एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस बर्तन में दो लोग डिसाइड करेंगे। एक तो यहां से अमोनियम आएगा, यानी ये टोटल अमोनियम होना चाहिए, लेकिन इन टोटल अमोनियम में भी मैं ऊपर से आने वाले अमोनियम को वैसे ही नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है तो वो वैसे ही कम टूटेगा, और दूसरा ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। इस कॉमन आयन की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो अमोनियम बेस से आ रहे हैं आप उसको विद रेस्पेक्ट टू सॉल्ट से आने वाले अमोनियम वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़े बर्तन में तो आप सॉल्ट से आने वाले अमोनियम आयन को यूज कर लीजिएगा, बेस से आने वाले अमोनियम आयन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। रीजन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टूटने से अमोनियम वैसे ही कम बनेगा बिकॉज दिस इज अ वीक बेस। दूसरा रीजन, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट अमोनियम का अमाउंट वैसे भी कम हो जाएगा ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर कभी अमोनियम की जरूरत पड़ेगी तो हम सॉल्ट से जितना भी अमोनियम मिलेगा वो यूज कर लेंगे, बात खत्म। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, अब ये बताइए आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये आदमी एक जबरदस्त बेसिक बफर, आप इसको जबरदस्त क्यों बोल रहे हैं? बफर तो बहुत सारे पढ़े थे आप। इस तरह के सॉल्यूशंस में जिसमें वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ या वीक बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड के साथ प्रेजेंट होता है तो आप उसको जबरदस्त बफर क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा अरे भाई ये इसलिए जबरदस्त है क्योंकि जब आप इसके अंदर H+ या OH डालते हैं तो ये सारे के सारे H+ और OH खा जाता है, ये बहुत तेज उनको निपटा देता है। यानी आप पीएच चेंज करने के चक्कर में थोड़ा सा H+ डालेंगे और सारे H+ गायब हो जाएंगे, यानी पीएच में जितना चेंज आना चाहिए बिल्कुल ना के बराबर चेंज निकल के आएगा। मैंने कहा अगर ऐसा है तब तो ये जबरदस्त बफर माना जाएगा, आप जरा प्रूफ करके दिखाइए कि ये जबरदस्त बफर क्यों। तो मैंने कहा बड़ा आसान है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं इस सिस्टम के अंदर ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप इसके अंदर जब H और OH डालते हैं तो ये सिस्टम एक अच्छे बफर की तरह बिहेव क्यों करता है, मैं इसको प्रूफ करना चाह रहा हूं। देखो कैसे प्रूफ करूंगा। मैं इसके अंदर थोड़े से H+ डाल देता हूं या थोड़े से OH डाल देता हूं। मैंने इसके अंदर सपोज 1000 OH- डाल दी। जब आप इसके अंदर 1000 OH- डालेंगे तो अगर 1000 की वजह से पीएच चेंज हो गई तब तो ये बेकार बफर, तब काय का बफर? पीएच जितनी चेंज होनी चाहिए अगर उतनी हो रही है तो भी काय का सोल्यूशन, ये तो बफर सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर सोचो 1000 डाले और ऑलमोस्ट 1000 के 1000 गायब हो गए तो पीएच में चेंज ही नहीं आएगा, ना के बराबर चेंज आएगा, तो ऐसा सोल्यूशन एक जबरदस्त बफर माना जाए। तो हमने कहा यार ये बताओ जब इसके अंदर 1000 OH डालेंगे तो उन 1000 OH को कौन खाएगा? अगर कोई खाएगा तभी तो ये बफर होगा। हमने कहा बात तो सही है, तुम खुद अकल लगाओ, जो तुम OH- ऊपर से गिराओगे, हम सिर्फ यहां पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि व्हाई दिस इज अ वेरी गुड बेसिक बफर। बिल्कुल कल यही बात हमने प्रूफ की थी कि वो सोल्यूशन जो कल बनाया गया था वो एक अच्छा एसिडिक बफर क्यों है। बिल्कुल वही चीज मैं यहां प्रूफ करूंगा। सेम जब तुम्हें ये वाली बात समझ में आ जाएगी तो कल वाली बात जब तुम लेक्चर का PDF देखोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। यानी जब तुम इसके अंदर 1000 OH- डालोगे तो इन 1000 OH- को कौन कंज्यूम करेगा? सर इन 1000 OH- को अमोनियम आयन कंज्यूम करेंगे जो डब्बे में भरे पड़े हैं। कैसे भरे पड़े हैं? ये तो बहुत कम है, हां ये कम है, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, इसीलिए तो सॉल्ट लिया है। सॉल्ट का यही तो फायदा है कि अमोनियम की कमी ना पड़े, अदरवाइज तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बफर सोल्यूशन बनाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद एक वीक बेस है और कल हमने पढ़ा था कि वीक बेस के सोल्यूशन भी बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के डालने से फायदा क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड के डालने से अमोनियम भर के निकलेंगे, यानी अमोनियम की कमी ना पड़े आपको, इसलिए अमोनियम क्लोराइड डाला गया। यानी मैं कॉन्जुगेट एसिड इसलिए लेके आया हूं ताकि जरूरत पड़ने पर अमोनियम का अमाउंट कम ना पड़ जाए। अब जैसे ही आप इसके अंदर OH डालेंगे तो OH को अमोनियम आयन खाना शुरू कर देगा, अमोनियम आयन OH को पकड़ेगा और भड़ा भड़ NH4OH बनाना स्टार्ट कर देगा। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो पहली बात ये सिर्फ खाने पीने की बातें नहीं हो रही, मेन बात ये आ रही है कि सर ये 1000 के 1000 OH आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। मेन बात तो ये है आपको सारे OH खाने हैं सर, अदरवाइज तो बफर तो बहुत सारे थे, आप अच्छे हैं, आप सारे खा के दिखाइए OH- को। मैंने कहा मैं सारे OH खा के दिखाऊंगा तुम्हें। कैसे? इस इक्विलिब्रियम को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम का उल्टा है, यानी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के Kb का 1/Kb है। तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम का मोड बदलने से K का वैल्यू रेसिप्रोकल में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/Kb होगा और ये 1/Kb 10⁵ के ऑर्डर का होगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Kb वैल्यू 10⁻⁵ के ऑर्डर का होता है, इसलिए 1/Kb 10⁵ के ऑर्डर का होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि सर ये Kb तो बहुत बड़ा है, 1/Kb तो बहुत बड़ा वैल्यू है, यानी इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बड़ा तगड़ा आ रहा है।
और अगर इसका तगड़ा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो ऐसे में ये रिएक्शन तो आगे भागती जाएगी, यानी OH माइनस आपने डाले और अमोनियम OH को खाता जाएगा। अमोनियम कम ना पड़े इसलिए आपने अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है, कहीं ऐसा ना हो अमोनियम ही कम पड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ अमोनियम OH को खाता जाएगा, रिएक्शन आगे भागती जाएगी। और अगर ये अमोनियम OH को खाकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा तो सारे के सारे OH गायब हो जाएंगे। लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी सर? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो ये फिर से टूटेगा। हमने कहा बात तो सही। लो सर, जब ये फिर से टूटेगा तो फिर से OH माइनस की उल्टी कर देगा। आपने OH खिलाए, OH की उल्टी कर देगा। फायदा क्या हुआ? अरे भाई OH की जो उल्टी करेगा वो देखिए कैसे करेगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब फर्दर डिसोसिएट करके आपको अमोनियम आयन और OH माइनस देगा तो ये खेल चलेगा Kb के ऑर्डर का, एंड Kb इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टूटने का इक्विलिब्रियम है, और टूटने के इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -5 के ऑर्डर का होता है, यानी ये धीरे धीरे टूटेगा। वो भड़ आगे चल रहा है। क्या मतलब हो इस बात का कि सर खाएंगे तो सारे, लेकिन जो उल्टी करके OH निकालेंगे वो इक्के दुक्के 2-4 OH बाहर निकाल देंगे, और ये जो 2-4 OH बाहर निकल के आएंगे पीएच में चेंज इन्हीं की वजह से होगा, क्योंकि 1000 को तो मैं खा चुका। इसका मतलब जब इस सॉल्यूशन में कुछ OH डाले जाते हैं तो अमोनियम उनके ऊपर टूट पड़ता है, और टूटते ही सारे के सारे OH खा जाता है, लेकिन खाने के बाद फिर से 2-4 OH की उल्टी कर देता है। यानी 1000 खाने के बाद अगर आपने 2-4 बाहर निकाल दिए तो पीएच में चेंज सिर्फ 2-4 OH की वजह से होगा, 1000 OH की वजह से नहीं होगा। यह एक जबरदस्त बफर सॉल्यूशन माना जाएगा। लेकिन एक और गड़बड़ क्या है सर? बफर तो वो होते हैं जो H+ के अमाउंट को डालने को भी रजिस्ट करें, OH को डालने के नहीं, H+ को भी रजिस्ट करें। हमने कहा आप इसके अंदर H+ डाल के देखिए। अब मैं इसके अंदर H+ डालता हूं। जब मैं इसके अंदर H+ डालूंगा तो क्या होगा? जब आप इसके अंदर 1000 H+ डालेंगे तो कौन खाएगा? सर इन 1000 H+ को कौन खाएगा? कुछ बच्चे कहते हैं सर इन 1000 H+ को Cl खाएगा। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अगर H+ को Cl ने खा लिया तो HCl बनाएगा, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वाटर के अंदर फिर से डिसोसिएट कर जाएगा 100%। यानी Cl ने खाया, Cl ने छोड़ा, Cl ने खाया, Cl ने छोड़ा। इसका मतलब कुछ नहीं होगा। सर Cl तो नहीं खा सकता, बात खत्म। ये Cl तो नहीं खा सकता इसको, क्योंकि Cl खाने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। खाने के बाद HCl बनाएगा और HCl टूट जाएगा। HCl तो 100% डिसोसिएट करता है। अरे तो फिर कौन खाएगा इस OH माइनस को? अरे सर इस H+ को बेस खाएगा। बेस ये एसिड है, आपने बेस भी तो ले रखा है। बेस की कमी ना पड़ जाए इसलिए तो अमोनियम क्लोराइड लिया है। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर ये देखिए ये इक्विलिब्रियम पीछे भागेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट मेंटेन रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कमी नहीं पड़ेगी। H+ आप डालिए, अगर आपसे गलती से थोड़े ज्यादा H+ भी गिर गए तो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड उनको खाने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप इसके अंदर 1000 H+ डालते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस होता है वो उन H+ को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, और कंज्यूम करके NH4+ और H2O बनाता है। लेकिन सर फिर वही वाली बात आती है, आप बार बार खाने पीने की बात कर रहे हैं। बात खाने पीने की है ही नहीं सर, ऐसे तो बहुत सारे बफर पड़े थे। सारे खाएंगे तो बात करिए। हां सारे खाएंगे, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस का उल्टा इक्वेशन। ध्यान से देखिए, अमोनियम हाइड्रोलाइज हो रहा है, यानी अमोनियम की हाइड्रोलिसिस का यह उल्टा इक्विलिब्रियम है, एंड दिस इज कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो Kw/Kb बताया गया था। सो दिस विल बी Kb/Kw, and Kb/Kw is of the order of 10⁻⁹। आप ध्यान से देखिए जरा, क्योंकि ऊपर -5 होगा, नीचे -14 होगा, -14 ऊपर जाके 9 बन जाएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम विल बी रिवर्स ऑफ KH वैल्यू, सो दिस इज 1/KH। 10⁻⁹ के ऑर्डर से चल रहा है, खटाखट खाता जाएगा। अमोनियम की कोई कमी नहीं है मेरे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भर के लिया गया है, और अगर कुछ कमी पड़ रही थी तो वो इस कॉमन आयन की वजह से और भर जाएगा। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर फिर एक गड़बड़ हो गई। अगर आपने अमोनियम बनाया पानी के अंदर तो अमोनियम हाइड्रोलाइज भी तो करेगा, और अगर अमोनियम हाइड्रोलाइज करेगा तो वो फिर से H+ की उल्टी कर देगा, बिल्कुल कर देगा। लेकिन अब जब ये हाइड्रोलाइज करेगा तो KH के हिसाब से करेगा, और KH की वैल्यू 10⁻⁹ होगी। 2-4 लोगों की उल्टी हो जाएगी, यानी ये दोनों लोग आपस में फिर से हाइड्रोलाइज होंगे और ये बनाएगा NH4OH, और रिलीज क्या करेंगे? H+। लेकिन ये H+ 2-4 निकल के आएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का जो KH होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो Kw/Kb होगा, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹। यानी खाने का जो ऑर्डर है वो 9 का है, और उल्टी करने का -9 का है। यानी दुक्के H+ बाहर निकल आएंगे, सारे के सारे H+ गायब हो जाएंगे। समझिए, यानी जब आप इसके अंदर OH डालते हैं तो NH4+ OH को खा जाता,
और जब आप इसके अंदर H+ डालते हैं तो NH4OH उस H+ को खा जाता है और सारे खा जाता है, इसलिए एक जबरदस्त बेसिक बफर कंसीडर किया जाता है, एक जबरदस्त बेसिक बफर इसको माना जाता है। समझिए बात। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात कि जब आप OH- बेसिक बफर में डालते हैं तो खाता कौन है, और जब आप H+ डालते हैं तब उसको कौन खाता है, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। कल मैंने इसके ऊपर भी लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि जब एसिडिक बफर में H+ डाले जाते हैं तो किस चीज का अमाउंट कितना कम हो जाता है। यहां पर भी ध्यान से देखिए, अगर आप इसके अंदर OH डालते हैं तो OH को कौन खाता है, OH को खाता है अमोनियम आयन। यानी जितना अमाउंट OH का डाला गया है उतने ही अमाउंट से अमोनियम आयन का अमाउंट कम हो जाता है। रिएक्शन आगे चलेगी तो जितना OH है उतना अमोनियम कम हो जाएगा और बनाएगा क्या, NH4OH। यानी NH4OH का जो अमाउंट है वो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है जितना OH डाला गया। यानी OH के डालने से अमोनियम का अमाउंट OH के अमाउंट के जितना कम हो जाएगा और NH4OH का अमाउंट वो OH के अमाउंट जितना इंक्रीज कर जाएगा। जब आप H+ डालेंगे तो NH4OH का अमाउंट उतना ही कम हो जाएगा और अमोनियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा समझो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप इसके अंदर OH या H+ डालते हैं तो यह एक जबरदस्त बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है। यानी कोई भी वीक बेस जब अपने कॉन्जुगेट एसिड के साथ प्रेजेंट हो तो वो एक जबरदस्त बेसिक बफर बनाता है, और उसका प्रूफ तुम्हारे सामने है कि वो क्यों बेसिक बफर जबरदस्त बन रहा है। अच्छा, इस प्रूफ से एक अच्छी बात यह निकल के आती है कि आपको यह भी पता चल रहा है कि किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में आप जब एसिड या बेस डालते हैं तो नई पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहां से यह भी सीखने को मिलेगा। मैं अभी इस बारे में बात करूंगा। यानी आप यहां पर इस बात को नोट कर रहे हैं, इसको नोट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको भी नोट करेंगे कि जब आप किसी भी बेसिक बफर के अंदर H+ या OH- ऐड करते हैं तो क्या होता है। पहली बात, when we add OH- X मोल ले लेते हैं, OH- X मोल in a basic buffer solution क्या होगा, अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन decreases by X and amount of NH4OH increases by X। और दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, when we add H+, मान लीजिए Y मोल ले लेते हैं, in a basic buffer then amount of NH4OH decreases by Y and amount of NH4 plus increases by Y। यानी जब आप इसके अंदर OH- डालेंगे तो NH4 का अमाउंट घट जाएगा और NH4OH का अमाउंट X से इंक्रीज कर जाएगा। मैं भी एग्जांपल लेता हूं। और जब आप इसके अंदर H+ डालेंगे Y मोल तो जो NH4OH है उसका अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा और NH4+ का अमाउंट Y से इंक्रीज कर जाएगा। समझो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जो, हालांकि मैं चाहता तो सीधे सीधे बफर का फॉर्मूला लिख के बात खत्म कर सकता, लेकिन मैंने देखा है कि आईआईटी लेवल पर एक सवाल और है जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। वो बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड या बेस डालने के बाद भी पीएच कैलकुलेट करवाता। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि किसी बफर सॉल्यूशन में अगर एसिड या बेस डाला गया है तो पीएच में चेंज क्या आएगा, यह भी मुझे आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, अभी तुम्हें समझ में आएगी बात। जैसे इसी में एक छोटी सी बात ऐड कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे पीएच कैलकुलेट करनी है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब इस सोल्यूशन की अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो आप पीएच कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, बफर सोल्यूशन की अगर आपको पीएच निकालनी है तो एक ही तरीका है। आपके पास जो बफर सोल्यूशन बना है वो ये है, NH4OH का डिसोसिएशन हो रहा है, NH4 प्लस बन रहे हैं और OH माइनस बन रहे हैं, और साथ में साथ NH4Cl भी आपने लिया है, वो 100% डिसोसिएट कर रहा है, NH4 प्लस भी बनाएगा, Cl माइनस भी बनाएगा। तो जो भी पीएच है वो पीएच कहां से निकल के आएगी? सर पीएच ये दे देगा आपको OH माइनस, तो जो भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वही आपको पीएच प्रोवाइड करेगी। तो मैंने कहा भाई ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से निकालोगे? अरे भाई ये इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालेंगे, जैसे कल किया था हमने। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Kb, विच इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। और यहां से आपको OH माइनस की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस OH माइनस इज इक्वल टू Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। आप दोनों साइड माइनस लॉग ले लीजिए, तो दिस इज माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ये बन जाएगा मेरा POH, ये बन जाएगा मेरा PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। अगर मैं और सही से लिखूं तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये मेरा POH का फॉर्मूला होगा। POH आते ही आप 14 में से माइनस कर दीजिएगा, आपको पीएच मिल जाएगी। ये कहानी, यानी अगर आपको बेसिक बफर की पीएच निकालनी तो सबसे पहले आप बेसिक बफर की ये पीएच का फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप यहां से POH निकाल लीजिएगा और 14 में से माइनस करके, क्योंकि पीएच प्लस POH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14 होता है, तो आप पीएच की वैल्यू निकालने के लिए POH निकालकर 14 में से माइनस कर दीजिएगा, आपको पीएच मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझना, इसमें काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि कुछ किताबों में सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला दिया जाता है बफर का वो ये दिया जाता है बेसिक बफर का, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। ये फॉर्मूला दिया जाता है। अब ठीक है सर, ये फॉर्मूला भी ठीक है, आपको अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, और अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको कहां से मिलती है? अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सर सॉल्ट से मिलती है, अभी आपने बताया था। तो जो भी अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए वो सीधे सीधे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से निकल आएगी। तो सॉल्ट अपॉन बेस भी लिख सकते हैं, यानी अमोनियम की जगह सॉल्ट आ जाएगा और नीचे बेस तो है ही, तो नीचे बेस आ जाएगी। लेकिन कल भी मैंने ये बात बहुत डिटेल में समझाई है कि अगर मैं IIT लेवल की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या है कि ये जो अमोनियम आयन है, मुझे एक्चुअली अमोनियम आयन यानी कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब तुम ये सही कह रहे हो कि सर ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये हमेशा सॉल्ट से ही निकल के आएगा, ये भी सही है, लेकिन सर सॉल्ट से निकल कर आएगा वो हमेशा सॉल्ट जैसा तो नहीं होगा, वो सॉल्ट के बराबर होगा ये तो जरूरी नहीं है। मैंने कहा मतलब ये क्या बात होती है? अमोनियम क्लोराइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन X है तो अमोनियम भी तो X बनेगा। अरे सर वो तभी तो बनेगा जब ये 1:1 स्टोइचियोमेट्री का सॉल्ट होगा। अगर ये सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का सॉल्ट है देन सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। समझो, यानी इन केस ऑफ दिस सॉल्ट, यानी इफ सॉल्ट इज ऑफ 1:1 stoichiometry, then concentration of conjugate acid is equal to concentration of salt. But if salt is not of 1:1 stoichiometry, then concentration of conjugate acid is not equal to salt. समझो बात, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया गया है, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया गया है बेसिक बफर और एसिडिक बफर निकालने का, ये फॉर्मूला लिखा गया है एनसीईआरटी में, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज टाइप्स ऑफ सॉल्ट।
विच आर ऑफ 1:1 स्टोइचियोमेट्री। क्यों? क्योंकि तुम खुद बताओ ये सॉल्ट कहां से आ गया यहां, ये सॉल्ट आपने कैसे लिख दिया जब आपके डेरिवेशन में कहीं सॉल्ट है ही नहीं? तो पीएच के फॉर्मूले में सॉल्ट कहां से आ गया? अरे भाई कॉन्जुगेट एसिड तो है ना अमोनियम, तो मैंने अमोनियम की जगह सॉल्ट लिख दिया। अरे भाई अमोनियम की जगह सॉल्ट क्यों लिख दिया? अरे सॉल्ट से ही तो अमोनियम आ रहे हैं। हां सर आ रहे हैं, लेकिन उतने ही अमोनियम आ रहे हैं जितना सॉल्ट है। ये तो सॉल्ट डिसाइड करेगा ना, समझो बात को। यानी अगर सॉल्ट उतना ही है, यानी सॉल्ट अगर 1:1 स्टोइचियोमेट्री का है, तो जो भी सॉल्ट के मोल्स होंगे उतने ही अमोनियम के मोल बनेंगे। ठीक, यानी आप अमोनियम आयन की जगह सॉल्ट के कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सॉल्ट सपोज ये तो अमोनियम क्लोराइड था, अगर अमोनियम क्लोराइड की जगह, मैं अभी दूसरा केस बनाता हूं, पहले सब लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये एक्चुअली कल वाली बात रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं कल एसिडिक बफर के बारे में डिस्कशन कर रहा था, आज बेसिक बफर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। लेकिन दोनों बफर हैं तो काम तो एक जैसा ही करेंगे, लेकिन काम की बात जरूर है। इन सब चीजों को ध्यान रखना, आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे, आपका काम चल जाए। यानी आपको सबसे पहले यह पहचानना है कि आप बफर हैं। कैसे पहचानेंगे? कि अगर कभी भी वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ डब्बे में पड़ा है, बफर। वीक बेस अगर अपने कॉन्जुगेट एसिड के साथ पड़ा है, बफर। अब जैसे ही डिसाइड हुआ कि ये बफर है, फटाफट बफर का फॉर्मूला लगाइए, या तो एसिडिक बफर वाला या बेसिक बफर वाला, आपका आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला याद मत करिए, आप ये वाला फॉर्मूला याद करिए, ये इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि अगर ये याद करोगे तो आपकी आंखें हमेशा कॉन्जुगेट एसिड को ढूंढेंगी, आपकी आंखें अमोनियम आयन को ढूंढेंगी। वो सही है कि अमोनियम सॉल्ट से ही आएगा, लेकिन सॉल्ट के बराबर आएगा ये जरूरी नहीं। समझो इस बात को। यानी मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम सल्फेट। अब आप देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। कैसे? अगर इसके मोल, ये एक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर, ये भी एक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि इस आदमी के मोल ए है और इस आदमी के बी मोल, इस आदमी के मोल ए हैं और इस आदमी के बी मोल। अब दोनों जगहों पर अगर बफर का पीओएच कैलकुलेट करना हो तो पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग, अगर बच्चे ने यह वाला फॉर्मूला याद किया है, लॉग सॉल्ट बाई बेस, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। सर यही फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं। तुम बताओ अगर कोई बच्चा ये वाला फॉर्मूला याद करके जाता है तो उसको क्या क्या चाहिए? सर एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केबी चाहिए, वो सवाल में दे देगा। एक सर सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, वो बी से निकल आएगी, यानी वो फॉरन सॉल्ट की जगह क्या डालेगा? बी, और बेस की जगह क्या डालेगा? ए। उसका आंसर ये आ जाए। अच्छा, अब उस सवाल का आंसर वो कैसे निकालेगा? उधर आते हैं। जब वो उस सवाल के आंसर की बात करेगा तो उस सवाल का आंसर वो कैसे कैलकुलेट करेगा? उस सवाल का आंसर कैलकुलेट करने के लिए वो फिर वही हरकत करेगा, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। वो तो यही वाला फॉर्मूला याद करके गया है। एनसीईआरटी में या ज्यादातर किताबों में यही फॉर्मूला लिखा जाता है, तो बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगा के चला आएगा। अब तुम ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो बताओ वैल्यूज क्या क्या पुट करोगे? सॉल्ट की जगह क्या डालोगे? सर सॉल्ट की जगह बी डालूंगा, और एसिड की जगह, बेस की जगह क्या डालोगे? सर ए डालूंगा। अरे भाई तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, यहां भी वही है वहां भी वही है। गलती हो रही है, गलती हो रही है, तुमने फॉर्मूला गलत लगा रखे हैं, ये फॉर्मूला ही सही नहीं है। तुम्हें सही फॉर्मूला याद करना चाहिए था। सही फॉर्मूला क्या था? सही फॉर्मूला ये नहीं है। करेक्ट फॉर्मूला इज पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय बेस। ये है करेक्ट फॉर्मूला। अब आप लगाइए वैल्यू। चलिए सर लगाते हैं। बताइए कॉन्जुगेट एसिड की जगह क्या रखेंगे? कौन सा है कॉन्जुगेट एसिड इनमें? सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट एसिड होगा अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन आपको कहां से मिलेंगे? अमोनियम क्लोराइड से। तो सर जितने अमोनियम क्लोराइड होंगे उतने ही तो अमोनियम आयन मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू बी आएगी और इसकी वैल्यू ए आएगी। सर सही तो किया था, यही देखिए, यही तो आ रहा है।
हाँ बिल्कुल सही किया था, लेकिन अब ये काम यहां भी करके देखो, यहां भी कर लेते हैं। जब ये काम आप यहां करेंगे तब क्या होगा, तब पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय बेस। अब आप वैल्यू पुट करिए, चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब बताइए कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? सर कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन है। कहां से आएंगे? सर सॉल्ट से आएंगे। लेकिन सॉल्ट के अगर बी मोल है तो कॉन्जुगेट एसिड के 2 बी मोल होंगे। सर ये ट्वाइस है, ये देखिए आप, दिस टाइम इज नॉट। अब जो बच्चा फॉर्मूला सॉल्ट याद करके जाता वो सॉल्ट रखेगा, और सॉल्ट की वैल्यू कितनी है? बी। जबकि हमें सॉल्ट नहीं रखना था, हमें कॉन्जुगेट एसिड रखना था, हमें अमोनियम आयन रखना था। और अमोनियम आयन सॉल्ट के बराबर नहीं, वो 2b के बराबर है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट टूटने के बाद 2 मोल अमोनियम के बनाएगा पर मोल। अगर इसके बी मोल है तो 2b मोल्स बनेंगे अमोनियम आयन के। यानी कॉन्जुगेट एसिड की जगह 2b रखा जाएगा और बेस की जगह a रखा जाएगा। और ये है हमारा करेक्ट आंसर, और इस बार ये आंसर गलत हो। इस जगह पर यहां सही इसलिए है क्योंकि सॉल्ट और कॉन्जुगेट एसिड आपस में बराबर हैं, बिकॉज दिस इज अ सॉल्ट ऑफ 1:1 स्टोशियोमेट्री। अगर मेरा सॉल्ट 1:1 स्टोशियोमेट्री का नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज मत करिए, ये फॉर्मूला सही नहीं है। इसलिए बेस्ट है कि आप एक ही फॉर्मूला याद करके जाइए। आपकी आंखें हमेशा कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस को ढूंढेंगी तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अगर आपकी आंखें सॉल्ट को ढूंढेंगी तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अगर वो पढ़ाई बनाने वाला, सवाल बनाने वाला आदमी चालाक हुआ तो उसने सॉल्ट इस बार अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट डालेगा, दोनों जगहों पर मोल सेम रखेगा, लेकिन पीएच की वैल्यू अलग निकल के आएगी, क्योंकि मुझे कॉन्जुगेट एसिड चाहिए था ना कि अमोनियम। समझो इस बात को, सब लोग अकल लगाना। मैं इस बात को फाइनली एकदम एक अलग से स्लाइड में मेंशन कर दूंगा, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मुझे बहुत पक्की उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर वो बफर सॉल्यूशन के ऊपर एक सीधा सवाल बनाएगा, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि ये 2 बर्तन है, इन 2 बर्तनों में एक बफर ये है, एक बफर ये है, दोनों जगहों पर एसिड, सॉल्ट और बेस के मोल्स बराबर दे रखे हैं, क्या इन दोनों बफर सॉल्यूशंस की पीएच सेम आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा ये फॉर्मूला याद करके जाएगा उसके हिसाब से तो b बाई ए यहां भी आएगा, b बाई ए यहां भी आएगा, उसके हिसाब से आंसर सेम आएगा। लेकिन समझदार आदमी बताएगा नहीं सर, यहां पर 2b बाई ए आएगा और यहां पर b बाई ए आएगा, और दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। रीजन? क्योंकि मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, मैंने सॉल्ट लिख दिया, ये सॉल्ट गलत है। एनसीईआरटी इनफैक्ट ज्यादातर किताबों में ये जो सॉल्ट करके लिख देते हैं वो गलत देते हैं। सॉल्ट लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा गलत समझ जाता है, वो सोचता है सॉल्ट को ढूंढना है, सॉल्ट को ढूंढना है। अरे सॉल्ट नहीं ढूंढने हैं, मुझे सॉल्ट से आने वाले कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस ढूंढने हैं, और वो सॉल्ट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉल्ट। इफ द सॉल्ट इज 1:1 स्टोशियोमेट्री, देन बाई चांस आप ऊपर वाले की कृपा से बच गए। लेकिन अगर वो सॉल्ट 1:1 स्टोशियोमेट्री वाला नहीं है और आप सॉल्ट की वैल्यू रख के चले आए तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि मुझे सॉल्ट नहीं, मुझे अमोनियम आयन चाहिए, मुझे कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस चाहिए। जो देता सॉल्ट ही है, लेकिन वो सॉल्ट के बराबर हो यह जरूरी नहीं। क्लियर है? मैं इस बात को अलग से एक स्लाइड में मेंशन कर रहा हूं। एसिडिक बफर अगर आएगा तो आप पीएच का ये फॉर्मूला याद करेंगे। और अगर बेसिक बफर आएगा तो आप पीओएच का ये फॉर्मूला याद करेंगे। Conjugate base is equal to salt only when salt is of 1:1 stoichiometry. इसी तरह से यहां पर भी
conjugate acid is equal to is equal to salt only when salt is of 1:1 stoichiometry. इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप जब भी कभी बफर का फॉर्मूला लगाएं तो आप वो सॉल्ट वाला फॉर्मूला याद मत करिए, बस आप फॉर्मूला याद करिए ये कॉन्जुगेट वाला, बस ताकि आप हमेशा कॉन्जुगेट एसिड या बेस को ढूंढें, बस इतना मेरा सजेशन। अगर आपने सॉल्ट वाला फॉर्मूला याद किया तो हो सकता अब आ रही है आवाज भाई? अब आवाज क्लियर है? ठीक है। अरे जंगली आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है जंगली आवाज आ रही। ठीक है, तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कहीं कुछ गलती ना हो जाए। मैं एक सवाल फिर से बोल देता हूं, अपनी तसल्ली के लिए ये बात ही लिख रहा हूं। Which formula is applicable for the calculation of pH of a basic buffer formed by NH4OH plus NH4 whole twice S। ये सवाल आ गया। अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो बफर बनेगा उसके लिए आपके लिए पास कौन सा फॉर्मूला सही? ठीक, 4 ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। दूसरा फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस बाय 2 इंटू सॉल्ट। तीसरा फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग
2 इंटू सॉल्ट बाई बेस, और चौथा फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाई बेस। इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए एप्लीकेबल होगा अगर मैं इस तरह के बफर सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच कैलकुलेट करना चाहता हूं? तो यह सवाल। शाबाश आदित्य, ध्यान से देखो। देखो पहला तो, अब देखो ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं ना, ज्यादातर बच्चे वो ये आंसर सही कराते हैं। क्यों? उन्होंने तो समझो बात को, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जुगाड़ लगाते हैं, तो कहीं से अपना पढ़ लिया, किताब विताब से पढ़ लिया, अब कहीं की समझ लो, कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया अपना हल्का फुल्का कि भाई ऐसा है, हमने पढ़ा है सर फॉर्मूला सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट बाई बेस, यही होता है, बस बात खत्म। तो बच्चा ये टिक कर देगा, वो कहेगा यही तो फॉर्मूला होता है और क्या फॉर्मूला होता है। तो लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने सॉल्ट बाई बेस लिख दिया तो आपकी आंखें सॉल्ट ढूंढ रही हैं, इसका मतलब, और मुझे सॉल्ट होना चाहिए, मुझे अमोनियम चाहिए सर, और अमोनियम की वैल्यू 2 इंटू सॉल्ट के बराबर होगी, क्योंकि सॉल्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी डबल अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। शाबाश, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब उनको कुछ कुछ समझ में आ गया है। यानी वो कहना ये चाह रहा है पहला हो नहीं सकता, दूसरा तो उल्टा लिखा है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब जो सबसे सही आंसर लगता है वो ये लगता है, क्योंकि इसमें कुछ झंझट ही नहीं है, ये तो जनरल फॉर्मूला है सर, कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, ये तो जनरल है। कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू लाइए और यहां पुट कर दीजिए। अब वो कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट के बराबर है नहीं है वो तो मैं सॉल्ट देख के पता कर लूंगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। हां, दूसरा वाला फॉर्मूला भी बाई चांस सही है, क्योंकि इस बार उसने सॉल्ट नहीं लिखा है, इस बार 2 इंटू सॉल्ट लिखा है, और 2 इंटू सॉल्ट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सही लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की दुगनी है, तो अगर आप सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का दुगना कर देंगे तो आपको इनडायरेक्टली कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए जो सही आंसर आना चाहिए वो सी और डी आना चाहिए। भावना कह रही है सर आपने ये बात 2 दिन चिल्ला चिल्ला के बताई, अब हम नहीं भूलेंगे। शुक्रिया भावना, बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल इसको भूलना नहीं है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे हर साल ये उम्मीद रहती है कि ये हर मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये मेंस लेवल पर एक ऑब्जेक्टिव या एडवांस लेवल पर एक सवाल बना के हमसे पूछ लेगा। और जो बच्चे ये याद करके जाते हैं सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट बाई बेस, वो पक्का गलत करके आएंगे। तो मुझे हर बार लगता है कि इस बार इस तरह के ऊपर बेस, इस बफर के ऊपर इस तरह का सवाल बनना चाहिए। लेकिन इस बात को ये ध्यान रखना बस तुम कि भाई हम जो है सिर्फ बफर देख के उछलने नहीं लगते हैं कि भाई ये तो बफर है लगा दो सॉल्ट बाई बेस ना। बफर देख के एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारा सॉल्ट है वो सॉल्ट अपने मतलब का है कि नहीं। अगर वो अपने मतलब का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने लगा रे ये तो ट्वाइस है, थ्राइस है, बस आप समझ लीजिएगा सॉल्ट को दुगना तिगना करिएगा तब जाके ऊपर रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले ये दोनों ही सारे ही गलत है। फॉर्मूला तो सिर्फ एक सही है और वो ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ यही सही है, इसी को याद करना है बस। कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू कभी तो सॉल्ट के बराबर हो सकती है और कभी वो सॉल्ट से दुगनी हो सकती है और कभी वो सॉल्ट से तिगनी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉल्ट। शाबाश, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। अब जब कल वाली वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें, कल मैंने ये सारी कहानी एसिड के लिए बताई, ठीक। अब जब तुम कल वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये पूरा समझ में आ जाए, पूरा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब जरा वो वाली बात इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं जो मैंने अमाउंट एसिड या बेस का ऐड किया था, मैं उसके बारे में और बात कर लेता हूं। Find out the change in pH when we add X moles of NaOH in a basic buffer solution formed by A moles
ऑफ बेस एंड B moles ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये और याद कर लेते हैं, ये और समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है, तुम सब समझ भी गए होगे। होगा क्या कि भाई आपके पास जो बफर है वो बफर क्या दे रखा है, आपके पास जो बफर है वो बफर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का बफर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स दे रखे हैं वो ए मोल दे रखे हैं, और अमोनियम क्लोराइड के जो मोल्स दे रखे हैं वो बी मोल दे रखे हैं। ठीक, अब वो कह रहा है पीएच में चेंज क्या आएगा, तो सबसे पहले तो पहले वाली पीएच निकाल लेते हैं, और फिर इसके अंदर जब मैंने एक्स मोल NaOH के डाले तब पीएच में क्या चेंज आएगा वो निकाल लेते हैं। बड़ा आसान है, करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पहला वाला पीएच निकाल लिया, तो जो मेरा पहला वाला पीएच आएगा वो आएगा पीएच इज इक्वल टू, बल्कि बेसिक बफर है तो पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं, या पीएच ही लिख लेते हैं। पहला वाला जो पीओएच आएगा वो आएगा पीकेबी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, और कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू होगी हमारी बी मोल, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड 1:1 स्टोइचियोमेट्री का सॉल्ट है, तो जितने उसके मोल्स होंगे उतने ही उससे आने वाले अमोनियम के मोल्स होंगे, तो यहां बी बाई ए आ जाएगा। तो ये तो पहले वाली पीओएच आ गई। फिर बाद वाली पीओएच निकालते हैं। बाद वाली पीओएच कैसे निकालेंगे, जब तुम इसके अंदर NaOH डालोगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, इसलिए मैंने वहां प्रूफ करके दिखाया था। जब आप NaOH डालेंगे तो जो OH माइनस आएंगे उसको कौन खाएगा, सर उसको खाएगा मेरा, जो आपने OH माइनस डाले वो OH माइनस खाएगा मेरा अमोनियम आयन। यानी ये तो कंफर्म है सर कि जो भी आप OH माइनस डालेंगे उन OH माइनस को अमोनियम आयन कंज्यूम करेगा, यानी एडेड OH माइनस आयंस will be consumed by NH4 प्लस। यानी क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी NH4 प्लस, सारे के सारे ऑलमोस्ट NH4OH बना देगा। अब ये बताइए NH4 प्लस आपके पास शुरू में कितना है, सर NH4 प्लस तो बी मोल है, और NH4OH आपके पास कितना है, सर NH4OH ए है। यानी ये NH4 प्लस जो आपके पास बी है, आपने डाले इसके अंदर OH माइनस कितने एक्स मोल, ये हमारा कितना अमाउंट है NH4OH ए का, फिर ये बी में से कुछ कम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये ए प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, यानी अमोनियम आयन फौरन के फौरन OH को गायब कर देंगे, यानी एक्स अमाउंट से NH4 प्लस कम हो जाएगा, और यही एक्स अमाउंट आगे बढ़ जाएगा, यानी NH4OH जो है वो एक्स मोल बढ़ेगा, पहले से वो ए है तो ए प्लस एक्स बन जाएगा। यानी अब जो नया आपका पीएच निकल के आएगा वो नया पीओएच निकल के आएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, जो नया पीओएच निकल के आएगा पीओएच डैश इट इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग नाउ द कॉन्जुगेट एसिड। कितना होगा कॉन्जुगेट एसिड जरा बताइए, ये देखिए ये आपका कॉन्जुगेट एसिड। अब आपका नया कॉन्जुगेट एसिड कितना हो गया, सर बी से घटकर बी माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने क्या लिखवाया था कि जितना OH जलता है वो OH के अमाउंट से ही अमोनियम आयन घट जाएगा, और उसी एक्स के अमाउंट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बढ़ जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ए प्लस एक्स हो गया, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा ए प्लस एक्स। दिस विल बी माई न्यू पीओएच। यानी ये नई पीओएच आएगी, वो पुरानी वाली पीओएच है, दोनों को आपस में घटा दीजिएगा, आपको चेंज इन पीएच देखने को मिलेगी। पीकेबी कैंसिल हो जाएगा, मस्त आपका आंसर आ जाएगा। श्रुति राठौर कह रही है हैंड राइटिंग सच में अच्छी नहीं है, अफसोस। अरे यार अब ऐसी है, अब इसको समझ लो। अब भी नहीं समझ पाते तुम मेरी राइटिंग, बताइए इतने दिन हो गए लिखते हुए, तुम लोग अब ये तक नहीं समझ पाते कि कितना खूबसूरत लिखा है मैंने। देखिए आप, इस बात को बिल्कुल याद रखना भाई, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम समझ लेना, तुम्हें अगले साल तुम्हारे पेपर में दिख जाएगा। किसी बफर में आप ऑलरेडी कुछ एसिड या बेस डालते हैं तो पीएच में चेंज कैसे निकाला जाता,
क्या तरीका है? जितना भी आपने एसिड डाला, आप सिर्फ ये पहचानिए कि उस H+ को कौन खाएगा। और मैंने इसलिए डिटेल में अच्छे बफर को प्रूफ करते वक्त जानबूझ के H+ और OH डाले हैं, ताकि तुम पहचान पाओ कि H+ को कौन खाता है और OH को कौन खाता है। यानी जितना भी H और OH डाला जा रहा है, वो आसानी से, जितना भी OH या H आपने डाला है, उस उतने ही अमाउंट से आपका एक पार्ट कम हो जाता है और एक पार्ट बढ़ जाता है। तो पीएच में जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में एक चीज तो X से घट जाती है और एक चीज X से बढ़ जाती है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि नीचे वाला घट रहा है या ऊपर वाला घट रहा है। बस आसानी से आ जाएगी। समझो सब लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल करते हैं। ये एक बर्तन लेते हैं, इसके अंदर भरते हैं H2CO3 100 ml 0.1 मोलर, और इसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर NaOH के साथ। H2CO3 के दो K वैल्यूज होंगे, दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड, एक K1 होगा, एक K2 होगा। वो सवाल में आपको गिवन है, ये आपको दोनों K1 K2 दे रखे हैं। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इस बर्तन की, जिसके अंदर आपने H2CO3 ले रखा है, इस बर्तन की पीएच कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ये बताइए कैसे कैलकुलेट करनी है। वो कह रहा है कि आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर इस बर्तन की पीएच कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा बताइए वो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है 0 ml NaOH डाला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है 50 ml NaOH डाला जा रहा है। तीसरा पॉइंट है 100 ml NaOH डाला जा रहा है। चौथा पॉइंट है 125 ml NaOH डाला जा रहा है। पांचवा पॉइंट है 150 ml NaOH डाला जा रहा है। छठा पॉइंट है 200 ml NaOH डाला जा रहा है। और $300 ml NaOH डाला जा रहा है। इन सब जगहों पर मुझे पीएच कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं 0 ml NaOH अंदर डालूंगा तो पीएच क्या होगी, 50 ml डालूंगा तो पीएच क्या होगी, सो ऑन। मुझे हर पार्ट का आंसर चाहिए। आप समझिए आपका पूरा आयनिक रिवाइज हो जाएगा अगर आपने सारे पार्ट कर लिए। पूरा आयनिक शुरू से लेकर आखिर तक, ऑलमोस्ट पूरा। आदिल, मैंने H3PO4 के लिए कराया था, ये वाला पार्ट तो मैं खुद करके दिखाऊंगा। तुम लोगों से आज ही H3PO4 के लिए सारे पार्ट पूछूंगा। श्रेया, ये वही वाला सवाल है जो मैं आपसे कह रहा था। ये मैं बफर के अंदर, तुम याद करो जब हमने इस तरह का सवाल किया था तो मैंने वॉल्यूम कौन कौन से लिए थे। मैंने एक वॉल्यूम ये वाला लिया था, एक वॉल्यूम ये वाला लिया था, एक वॉल्यूम मैंने ये वाला लिया था। मैं इस तरह के वॉल्यूम ले रहा था। ये 125 132 ये नहीं ले रहा, आज ले सकता हूं क्योंकि आज मुझे बफर सॉल्यूशंस का आइडिया। आप अकलमंदी से काम करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आसान है। जिस बच्चे को यहां पर यह बात समझ में आ जाएगी उसको बफर के सवाल या हाइड्रोलिसिस के सवालों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझो, यानी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ डब्बे में एक बार पूछना है, हां भाई डब्बे में कौन है। अंदर से एक आवाज आएगी, अगर आपने वो आवाज सुनना सीख लिया तो आपका सारा काम चल जाएगा। अब मैं एक एक करके तुम्हें आंसर दिखाता हूं। इस पूरे सवाल को मैं करके दिखाऊंगा एक एक पार्ट, ताकि बच्चे को यहां तक का सब कुछ समझ में आ जाए। समझना जरा, मैंने NaOH गिराया कितना, 0 ml। इसका मतलब NaOH नहीं गिराया। जब NaOH नहीं गिराया तो पीएच तो कैलकुलेट करनी है बर्तन की। तो मैंने अंदर आवाज लगाई, हां भाई कौन है। अंदर से आवाज आई H2CO3 हूं मैं।
मैंने कहा अरे तुम तो डायप्रोटिक एसिड हो। उसने कहा हां। मैंने कहा तुम्हारे तो 2 के वैल्यूज होती हैं। उसने कहा हां। मैंने कहा K1 बहुत बड़ा होता है K2 से। उसने कहा हां। तो मैंने कहा पीएच तो K1 ही डिसाइड करेगा। उसने कहा बिल्कुल सही है। यानी पहले पार्ट में तो बात ही खत्म हो गई। फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हें याद होगा, किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ उसका सबसे पहला वाला K काम आता है, क्योंकि बाकी सारे K तो इतने छोटे होते हैं कि उनकी डिसोसिएशन से आने वाला H+ नेग्लिजिबल होता है, और साथ ही साथ कॉमन आयन की वजह से वो H+ और भी बर्बाद हो जाते हैं। यानी पीएच सिर्फ कौन डिसाइड करेगा किसी भी डाइप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड की? K1। याद आ रहा है सबको? यानी आपका पहले पार्ट का आंसर तो यहीं खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है -log √ K1 × C, और हमें कंसंट्रेशन H3PO4 की दे, H2CO3 की दे रखी है 0.1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर खत्म। अब बात करते हैं काम की। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है सब लोग, यार मैं बता रहा हूं जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तुम उसके साथ साथ मेंशन करते चलो फर्स्ट, और इसको डिटेल में 3-4 पेजेस में सवाल सॉल्व करो, पूरा लिख लिख कर, पूरा बड़ा बड़ा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस दिस कंटेनर हैज ओनली H2CO3 100 ml 0.1 molar, so ultimately this is a diprotic acid, and if it is a diprotic acid the pH will be decided by the first dissociation, that is K1। और किसी भी वीक एसिड की पीएच निकालने का फॉर्मूला मैंने याद कर रखा है -log √ K1C। तो आपने K1C से आंसर निकाल दिया, बात खत्म। सब कुछ सवाल में दे रखा होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते दूसरे पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आपने ऊपर से NaOH अंदर गिरा दिया, चलिए ठीक है, नॉब खोली और 50 ml NaOH अंदर चला गया। जब 50 ml अंदर NaOH चला जाएगा तब क्या होगा? तो आप अंदर आवाज लगाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने अंदर आवाज लगाई, हां भाई कौन है? अब तुम सोचो क्या होगा। सब लोग इस बात को जानते हैं कि NaOH बेस है और H2CO3 एक एसिड है, तो एसिड और बेस पक्का आपस में रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, तो इनकी रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं इनकी रिएक्शन लिखता हूं। अब मैं सेकंड स्टेप लेता हूं, सेकंड पार्ट के लिए मैं इनकी रिएक्शंस को लिखता हूं। H2CO3 जो बर्तन में पड़ा है वो NaOH के साथ अब रिएक्ट करेगा। सबसे पहले बनेगा NaHCO3। अगर NaOH बच गया तो NaOH इस NaHCO3 से फर्दर रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा। यह रिएक्शन होनी चाहिए बर्तन। भाई ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, लेकिन ये कमजोर एसिड है, लेकिन ये फिर भी इसके पास एक H बचा हुआ है, तो ये H भी NaOH खा जाएगा और फाइनली Na2CO3 बना के बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा हां बात तो सही है, अब क्या करें? उसने कहा कुछ नहीं, अब आप बताइए कितना डाला, क्या डाला। तो मैंने कहा देख लीजिए, आपके पास H2CO3 का जो इनिशियल अमाउंट है, जरा ध्यान से देखिए कितना H2CO3 है मेरे पास। सर H2CO3 के मेरे पास 100 × 0.1 मिलीमोल्स हैं, यानी 10 मिलीमोल। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स देते हैं, मेरे पास 10 मिलीमोल। और आपने डाले कितने NaOH हैं? सर मैंने डाले हैं 50 ml 0.1 मोलर, यानी 50 × 0.1 यानी 5 मिलीमोल डाले हैं। यानी सीन कुछ ऐसा है सर कि आपके पास जो सिस्टम है वो ये है कि ये तो आपके 10 मिलीमोल हैं और ये आपके 5 मिलीमोल हैं और ये आपका आदमी 0। अब बताइए क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? हां सर ये बैलेंस इक्वेशन है। पानी वानी और बना देंगे तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अगर ये बैलेंस इक्वेशन है तो साफ समझ में आता है सर NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा? जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा कितना? सर ये बचेगा 10 - 5, ये खत्म हो जाएगा और ये बनेगा 5। बताओ सब लोग समझे कि नहीं? ये तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। यानी ये 10 था, ये 5 था, ये 0 था, फिर ये 10 - 5 बचेगा, यानी 5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और वो 5 बन जाएगा। अब बताइए बर्तन में कौन? अरे सर NaHCO3 फर्दर NaOH से भी तो रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा? NaOH तो खत्म हो चुका, इसका मतलब रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी और सेकेंड रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। अब आप बताइए आपके बर्तन में कौन?
अब बताइए आपके बर्तन में कौन? सर अब मेरे बर्तन में मैंने जब आवाज लगाई तो मुझे सुनाई दे रहा है NaHCO3 पड़ा है। मैंने कहा कितना? कह रहा है 5 मिलीमोल। और सर साथ में H2CO3 भी पड़ा है। कितना? 5 मिलीमोल। मैंने कहा अरे यार, H2CO3 तो वीक एसिड है और NaHCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट आयन, एंड बाइकार्बोनेट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3, यानी H2CO3 भी पड़ा है और साथ में HCO3 माइनस भी पड़ा है। दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। सर ये तो आपने एसिडिक बफर बना दिया। दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझो बात को। और अगर ये एच बफर सॉल्यूशन है तो बफर का तो सर एक ही फॉर्मूला है जो मैंने याद किया हुआ है, और वो है pH इज इक्वल टू pKa। कौन सा के? K1 या K2? सर ये तो पहला डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है H2CO3 का, तो इसमें तो K1 ही इन्वॉल्व होगा। pK1 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सर बिल्कुल दिखाई देता है pK1 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू सर 5 मिलीमोल है और जो बच गया वो भी 5 है। सर ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिर्फ pK1 निकल के आएगा। The answer is pK1. So pH is equal to pK1. इसलिए pK1 आ रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर, अगर ये बराबर नहीं होती तो कुछ और आता, लेकिन फॉर्मूला बफर का लगता। यानी आपने ये पहचानना सीख लिया कि सर अगर मेरा वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट होगा तो ये बढ़िया बफर बना के दे देगा। और बफर की pH का तो सर एक ही फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, या POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। दैट डिपेंड्स द बफर इज एसिडिक और बेसिक। सब लोग समझने की कोशिश करो भाई, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचता है, लेकिन उस सॉल्युबिलिटी के अंदर भी हम इन बातों को लेके आएंगे ताकि रिवीजन होता रहे। बट ये समझने की कोशिश करो कि अब तक जितना तुमने आयनिक करा, उस आयनिक का क्या निचोड़ क्या है, सवाल कैसे पूछता है। हम कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हमसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्तन की बात सुनी कैसे जाती, बर्तन की सुनकर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है। और जो बच्चा ये समझ जाता है उसको समझ में आता है, अरे यार ये तो बफर दे रखा है, बफर का फॉर्मूला लगा दो। अबे ये तो हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा दो। ये तो एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक का फॉर्मूला लगा दो। जिस बच्चे को ये पहचानना आ गया, एक एक सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेता। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आपको पता चला कि आपके बर्तन में कौन है, तो आपने सबसे पहले पूछ लिया कि भाई तुम दोनों कौन हो। कह रहा रे दिखाई नहीं देता, वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तुम तो बफर हो भाई। अगर बफर हो तो pH इज इक्वल टू pK1 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड से काम चला लो, और कॉन्जुगेट बेस आपको यहां से दे देगा कॉन्सेंट्रेशन 5 की, और यहां से 5 की, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपका आंसर सिर्फ क्या निकल के आएगा? pK1। एसिड 5 है बेटा, क्योंकि 10 तो पहले से था। 10 और 5 मिलकर क्या रिएक्शन हुई? ये तो 0 हो गया और ये 5 बच गया। भाई ये तो मोल कॉन्सेप्ट है यार, 10 में से 5 रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना? 5 बचेगा ना। तो एसिड बचा आपके पास 5 मिलीमोल आपका एसिड बच गया, और 5 मिलीमोल आपका सॉल्ट बन गया, और एसिड और सॉल्ट को यूज करके आपने फटाक से pH निकाल दी। 5 मिलीमोल दोनों का इक्वेशन में कैसे कटेगा समझा दीजिए ना सर प्लीज। 5 मिलीमोल दोनों का इक्वेशन में कैसे कटेगा मतलब? अरे भाई ये 10 था, ये 5 था। 10 5 0 5 0 5। भाई ये तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है ना कि NaOH के 5 मिलीमोल अगर हैं तो 1 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 5 मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे, तो 10 में से 5 खत्म हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 5। ये खत्म हो गया, और वो बनेगा कितना? सर अगर इसके 5 है तो इसके भी 5 बनेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ये 5 बचा, वो 5 बना, यानी एसिड विल बी 5 एंड द सॉल्ट विल बी अगेन 5। एक इसी का थर्ड पार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में आपने कितना HCl डाला है, जरा NaOH डाला है वो देख लीजिए, 100 ml। चलिए ठीक है, 100 ml और डाल देते हैं। अब जब आप 100 ml डालेंगे तो क्या होगा, फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं।
मैं जानबूझ के इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूं ताकि तुम सीख जाओ इस बात को। अब फिर से इक्वेशन लिखते हैं। क्या बनेगा सबसे पहले बनेगा NaHCO3। फिर क्या होगा सर, उसके बाद NaHCO3 जो है अगर NaOH बचा तो फिर से रिएक्ट कर जाएगा और Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो आपके पास एसिड सारा का सारा खत्म हो चुका है क्योंकि एक H भी हट चुका है और दूसरा वाला H भी हट चुका है। तो अब ये सॉल्ट तो कम से कम बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब लेते हैं कौन कितना कितना है। अब कौन कितने कितने ये चेक कर लेते हैं। कैसे आएगा, H2CO3 का इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है सर, 10 मिलीमोल दे रखा है। NaOH कितने डाले इस बार जरा देखो, 100 मिलीलीटर इंटू 0.1, वो भी 10 मिलीमोल डाले गए, यानी ये भी 10 और ये 0। अब बताइए रिएक्शन कैसे होगी सर, ये दोनों पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। सोचना क्या है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 10 बन जाएगा। अब क्या सेकंड रिएक्शन होगी? हां सर हो सकती है, अगर NaOH बचा होता तो। क्या NaOH बचा है? नहीं सर, तो इसका मतलब सेकंड रिएक्शन फिर से कैंसिल। आप बताइए बर्तन में कौन है? शाबाश मतंग, शाबाश। आप बताइए NaOH कौन है? अब बर्तन में कौन है? मैंने आवाज लगाई, हाँ भाई कौन पड़ा हुआ है? कह रहा है यार मैं सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट हूं। मैंने कहा अरे पिछली बार तो H2CO3 भी था। कह रहा नहीं इस बार वो भी खत्म हो गया क्योंकि NaOH ज्यादा लिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, सिर्फ कौन पड़ा है? कह रहा सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने कहा ओहो, सिर्फ सॉल्ट पड़ा है। हमने कहा अच्छा, अगर सिर्फ सॉल्ट होता है तो हाइड्रोलिसिस की बात चलती है, अकेला सॉल्ट पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो सकता है। बताओ इस NaHCO3 को देखकर क्या क्या है इसके अंदर। सर एक तो Na+ है और एक हमारा बाइकार्बोनेट है। क्या याद आता है सर, Na+ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाइकार्बोनेट से मुझे उम्मीद है। और मुझे यह भी याद आता है सर कि बाइकार्बोनेट एम्फीप्रोटिक एनायन है और एम्फीप्रोटिक एनायन की pH pK1 + pK2 से निकाली जाती है। HCO3- आया बीच में, अगर इसने H दिया तो कार्बोनेट, लिया तो H2CO3, और यहां पर H2CO3 का K1 इन्वॉल्व है, यहां K2 इन्वॉल्व है। सो pH = pK1 + pK2/2 से निकाली जाएगी। खेल खत्म। सब लोग समझो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट। देखो अब यही तो है यार, इस चैप्टर में यही तो मुश्किल है कि बच्चे पुरानी बातें याद नहीं रखते हैं। जो याद रखते हैं उनको सब लल्लू लगता है, लेकिन जो याद नहीं रखते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर अब आपने नया फॉर्मूला निकाल लिया, इससे पहले कुछ और फॉर्मूला था। हर सवाल में आप नया फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पता है कि बर्तन में पड़ा कौन है और जो पड़ा होता है वो पीएच कैसे डिसाइड करता है, यह मुझे पता है। मुझे याद है सर, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आपने बताया था कि बाइकार्बोनेट आयन एक एम्फीप्रोटिक एनायन होता है और इसकी हाइड्रोलिसिस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक लेने की और एक देने की। ऐसे सूरत में इस तरह के एम्फीप्रोटिक एनायंस की पीएच अगल बगल के K वैल्यू से डिसाइड की जाती है। अगर ये K1 और ये K2 है, देन पीएच वैल्यू विल बी pK1 + pK2/2 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। समझो बात। फिर क्या होगा? उसने कहा ठीक है सर, इस सवाल का भी आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपने कितना डाला जरा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैंने डाला है 125 ml। चलिए 125 ml डाल के देख लेते हैं। अब 125 ml डालते हैं। ये लीजिए, फिर से शुरू कर देते हैं। H2CO3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके सबसे पहले NaHCO3 बनाएगा, अपना एक H रिप्लेस करवाएगा, और फिर अगर NaOH बच गया तो NaHCO3 अपना दूसरा H भी रिप्लेस करवा देगा अगर बच गया तो। और क्या बना देगा? Na2CO3। अब Na2CO3 के पास एक भी H नहीं है तो रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी। अब क्या करें? तो उसने कहा चलिए सर एक बार एक करके रिएक्शन लिख के देखते हैं किसके कितने मोल दे रखे हैं। इसके तो 10 दे रखे हैं, इस बार इसके 12.5 दे रखे हैं, 12.5। 125 है ना, तो 125 × 0.1 कितना हुआ? 12.5। अब बताओ रिएक्शन कैसे होगी? सर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बताइए लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? सर लिमिटिंग रेजेंट तो H2CO3 है, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा? सर ये 12.5 - 10, सर ये 2.5 बच जाएगा। और ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा 10। अब क्या होगा? हां सर ये तो सही। अब बताइए क्या NaHCO3 पड़ा हुआ है? हां पड़ा हुआ है।
कितना 10 तो पड़ा हुआ है। क्या NaOH बच गया? हां बच गया, 2.5 बच गया, यानी ये 2.5 है और ये 0। अब बताइए रिएक्शन कैसे चलेगी? सर फिर वही है, अब NaOH लिमिटिंग होगा। जब NaOH लिमिटिंग होगा तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5 और ये 0 हो जाएगा और ये 2.5 बन जाएगा। अब बताइए बर्तन में कौन कौन पड़ा हुआ है? सर इस बार बर्तन में 2 आदमी पड़े हैं, एक तो NaHCO3 पड़ा हुआ है और एक Na2CO3 पड़ा हुआ है। मैंने कहा अब कैसा लगता है? कह रहा अरे सर इस बार बर्तन में HCO3 माइनस और कार्बोनेट आयन पड़े हुए हैं। ये देखिए, दिस इज HCO3 माइनस एंड दिस इज कार्बोनेट आयन। सो दिस इज अगेन अ एसिडिक बफर solution. This is a weak acid and this carbonate is its conjugate base. So ultimately this is again a buffer solution. And if it is a buffer solution, आपको फिर बफर की pH कैलकुलेट करनी है और वो फिर वही एक ही फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pK। कौन सा K? सर इस बार दूसरा वाला है, बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट, वो H2CO3 का K2 वाला है। तो इसका मतलब pK2 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन कितना पड़ा है? 2.5 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाई कार्बोनेट 7.5। सर ये मेरा आंसर है। दिस इज pK2 प्लस लॉग 1/3। इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझो सब लोग। श्री बैनर्जी, एम्फीप्रोटिक एंड पॉली एनायन मत ढूंढो, ये देखो कि क्या ये बफर तो नहीं है। अगर ये बफर ही बन गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। दिस इज अ बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन व्हिच इज एन एसिडिक वीक एसिडिक सॉल्यूशन एंड दिस इज कार्बोनेट आयन। सो बाइकार्बोनेट विद कार्बोनेट, दिस इज अगेन अ बफर सॉल्यूशन एंड इट इज बफर सॉल्यूशन। द आंसर विल बी pK plus log conjugate base by acid and the conjugate base part is 2.5 and acidic part is 7.5. The answer is pK2 plus log 1/3. शाबाश इफ्तिखार। समझो बात, आसान है एकदम। बस तुम पता नहीं ये समझ पाते हो कि नहीं कि 10 2.5 0 0 2.5 10 ऐसे। अगर तुम ये सब करना समझ रहे हो तो फिर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो सिर्फ एक बात समझनी है कि क्या ये सोल्यूशन बफर है, क्या ये हाइड्रोलिसिस है, क्या ये एम्फीप्रोटिक एनायन है, क्या ये पॉलीप्रोटिक एनायन। समझ लो, कुछ भी अगर आप पहचानना सीख गए तो आंसर निकालते रहिए। एसिड है अदीब, अदीब एसिड है। देखो यहां पर NaHCO3, अगर ये एसिड ना होता तो ये बेस से क्यों रिएक्ट करता? इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है। दिस इज अ वीक एसिड बाइकार्बोनेट, यानी ये वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट है। ये सेकंड बफर, दिस वाज जो इनिशियली बना था, दैट वाज माय फर्स्ट बफर एंड दिस इज माय सेकंड बफर। अश्वनी 2.5 कैसे हुआ? अरे भाई 12.5 में से 10 माइनस कर दोगे। मैं बता तो रहा हूं, सारी दिक्कत जो बच्चों को आएगी वो इसी में आएगी। उनको यही नहीं पता कि 10 और 12.5 मिलकर ये 0 है, तो ये बचे हुए मोल्स कैसे निकाले? बताइए, मोल कॉन्सेप्ट का इतना बेसिक फंडा नहीं पता कि लिमिटिंग रेजेंट अगर H2CO3 है तो बचा हुआ अमाउंट NaOH का कैसे निकाला जाएगा? 12.5 में से 10 को माइनस करेंगे तभी तो 2.5 आएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कितना ml डाला गया जरा वो भी देख लेते हैं। 150 ml डाला गया। चलिए 150 ml डाल देते हैं। फिर से इक्वेशन लिखते हैं भाई। H2CO3 प्लस NaOH, सबसे पहले एक H कंज्यूम होगा। अगर NaOH बच गया तो दूसरा H भी खा जाएगा। देखते हैं कितना लिया गया और कितना बचा। ये है मेरे 10, ये लिए गए 15, ये है 0, ये हुआ 0, ये बचा 5 और ये बना 10, ये बना 10, ये बचा था 5, ये है 0, ये बचा 5, ये हुआ 0, ये बना 5। जिनको ये समझ में आ जाएगा उनका काम चल जाएगा, लेकिन ये समझ में जिसके नहीं आ रहा है ये बड़ी हैरानी की बात है। जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, छोटा मोटा मोल कॉन्सेप्ट, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इनिशियल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है, ये इनिशियल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है। तुम लिमिटिंग रिएजेंट देखकर प्रोडक्ट की और बचे हुए अमाउंट को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। कितनी अजीब सी बात है। शाबाश इफ्तिखार, दिस इज अगेन अ बफर सॉल्यूशन एंड दिस बफर इज pK2। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम देखो बर्तन में क्या आवाज आएगी। बताइए बर्तन में क्या आवाज आएगी? बर्तन में ये आवाज आएगी।
कौन है ये 5? सर 5 ये, और ये 5 कौन है? सर ये। सर दिस इज अगेन यू हैव अ सोल्यूशन विच इज बाइकार्बोनेट आयन विद कार्बोनेट आयन। सर दिस इज अगेन अ बफर सोल्यूशन। और इस बार फिर से सर बफर की पीएच आएगा, पीएच इज इक्वल टू सेकेंड बफर है pK2 प्लस लॉग 5/5। सर 5/5 तो 0 बन जाएगा, और इस बार मेरा आंसर सिर्फ pK2 आएगा। काम खत्म, शाबाश। इसमें कुछ बच्चों ने, एक आध बच्चों ने पूछा सर आप 125 और 150 ले रहे हैं, आप 132 क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे तो तुम 132 ले लो यार, 132 लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां 15 की जगह 13.2 आ जाएगा, और 13.2 से बचा हुआ अमाउंट निकालकर बफर के फॉर्मूले में पुट कर देना। सिर्फ सॉल्व करने में तकलीफ होगी, वो सॉल्व करना पड़ेगा। बफर तो तब भी होगा ना, समझो बात को, फर्क कुछ नहीं पड़ता, जो लेना ले लो, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैं उस कैलकुलेशन को सिर्फ अवॉइड करने के लिए वैल्यूज ऐसी ले रहा हूं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन दिखे ना, कम से कम उस कैलकुलेशन की वजह से तकलीफ ना हो। अनिकेत, बफर पहचानने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम मेरी बात याद नहीं कर रहे हो। बफर सॉल्यूशन का मतलब एक वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट पार्ट के साथ प्रेजेंट हो। वीक एसिड एक ऐसा जिससे H निकलना मुश्किल होता। आप देख लीजिए, H2CO3 एक वीक एसिड है, HCO3 माइनस ये भी एक वीक एसिड है। अगर बर्तन में H2CO3 और HCO3 माइनस दोनों प्रेजेंट हुए तो बफर बन जाएगा। अगर बर्तन में HCO3 माइनस और कार्बोनेट आयन दोनों प्रेजेंट हुए तो भी बफर बन जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब और डालते हैं। वो कह रहा है सर एक बार एक काम और कर लेते हैं, 200 ml और डाल लेते हैं। मैंने कहा चलिए 200 ml डाल लेते हैं। अब 200 ml डालेंगे तो क्या होगा? फिर से इक्वेशन लिखते हैं। H2CO3 NaOH से रिएक्ट करेगा, पहले वो एक H खाएगा, फिर उसके बाद अगर NaOH बच गया तो ये दूसरा H भी खा जाएगा, और फाइनली सोडियम कार्बोनेट बना के रिएक्शन बंद कर देगा। मैंने कहा बताइए किसके कितने कितने मोल दे रखे हैं? उसने कहा इसके तो 10 ही दे रखे हैं, लेकिन इस बार इसके 20 दे रखे हैं, इसके 0 हैं। अब बताइए रिएक्शन कैसे होगी? सर H2CO3 लिमिटिंग रेजेंट होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 20 माइनस 10 10 बच जाएगा, और 10 की वजह से ये 10 बन जाएगा। अब बर्तन में कौन कौन है? सर ये 10 है, ये भी 10 है, और ये 0 है। अब ये दोनों लिमिटिंग है, सर ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये बन जाएगा 10। अब बर्तन में कौन? सर अब बर्तन में सिर्फ एक ही आदमी। मैंने कहा वो कौन? सर देखिए ये भी खत्म हो चुका, ये भी खत्म हो चुका, अब बर्तन में सिर्फ ये पड़ा हुआ। मैंने कहा अरे सॉल्ट है? हाँ सिर्फ सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट। मैंने कहा अच्छा सॉल्ट की तो बारे में मुझे पता है, क्या देगा? सर एक Na+ दे देगा, एक कार्बोनेट दे देगा। सर Na+ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और कार्बोनेट चालू हो जाएगा। कौन सा है कार्बोनेट? सर ये पॉलीएनायन है, और पॉलीएनायन की हाइड्रोलिसिस में जब बार बार हाइड्रोलाइज होता है तो सबसे छोटा K वैल्यू याद करो, वो एनायनिक हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में पुट किया जाता है। दिस इज नॉट बफर। इंद्रेश, वाई दिस अ बफर? दिस इज ओनली सोडियम कार्बोनेट। एसिड कहां है यहां पर? बफर कैसे बना? ये तो खत्म हो चुका। यानी आपके बर्तन में सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट सिर्फ सॉल्ट होता है, और सॉल्ट की सिर्फ हाइड्रोलिसिस हो सकती है। वो भी कौन सा सॉल्ट? ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये कार्बोनेट है, पॉलीप्रोटिक। याद करो पॉलीएनायन। पॉलीएनायन के केस में क्या होता था? सर सबसे छोटा वाला के एनायनिक हाइड्रोलिसिस में पुट करते थे। पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? सर फॉर्मूला बनेगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट KW Ka2/C। सर ये है एनायनिक पॉलीएनायन का फॉर्मूला, माइनस लॉग KW K/C। और ये माइनस लॉग KW K/C में जो K यूज किया जाएगा वो H2CO3 का सबसे छोटा वाला K यूज किया जाएगा, दैट इज K2। सब लोग इसको रिवाइज करना एक बार सही से। सी की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या रखेंगे? सर कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, कितनी होगी? सर कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? 10। वॉल्यूम कितना होगा? कंसेंट्रेशन रखनी है, तो सर इस सी की वैल्यू होगी 10 बटा टोटल वॉल्यूम होगा 300।
क्योंकि 100 ml तो नीचे वाले बर्तन का पहले से था, तुमने 200 ml एनएओएच गिरा दिए, टोटल वॉल्यूम 300 हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो टोटल कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी मोल्स ऑफ कार्बोनेट दैट इज 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 300, यानी सी की जगह 10/300 रखना और तब आपका पीएच मस्त फॉर्मूला दे देगा। सारे वैल्यू सवाल में दे रखे हैं, सीधे पुट करो आंसर। आप देखिए हर पार्ट का आंसर अलग लगा रहा, क्यों? क्योंकि हर पार्ट में बर्तन का बोलना या बर्तन का नेचर वो अलग अलग। जिस बच्चे को ये नेचर पहचानना आ जाता है वो हर सवाल आसानी से कर सकता है। इसलिए पुरानी बातों को कायदे से रिवाइज करोगे तो समझ में आए। जो बच्चा पुरानी बातें याद करेगा, मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में कहीं मुश्किल नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, गंदे गंदे नामों का सुनना। तुम देखोगे अभी जब सवाल लगाओगे कि वो पिरिडीनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तुम कहोगे साला पता नहीं क्या बदतमीजी चल रही है। कुछ बदतमीजी नहीं चल रही है। पिरिडीनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, जिसमें क्लोराइड आ गया तो वो तो बेकार हो गया क्योंकि वो तो HCl से आया होगा। वो पिरिडीनियम आयन जो पिरिडीन से आया है उसकी हाइड्रोलिसिस कौन सी? कैटाइनिक। कैटाइनिक का फॉर्मूला लगाओ, आंसर बाहर। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ गंदगी आएंगी, कुछ कैलकुलेशंस आएंगी, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से कवर हो जाएंगी। लेकिन आप कम से कम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं मिलेगी। आप 300 ml वाला डाल देते, 300 वाला डाल देते, 300 वाला कर लेते हैं। फिर से रिएक्शन लिखते हैं। H2CO3 NaOH से रिएक्ट करेगा, पहले NaHCO3 बनाएगा, फिर NaHCO3 अगर NaOH बच गया तो फर्दर रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अब किसके कितने कितने मोल दे रखे हैं? सर इसके 10 दे रखे हैं, इसके 30 दे रखे हैं, इसके 0 दे रखे हैं। इसका 0 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसके 10 बनेंगे। ये नीचे 10 आ जाएगा सर, ऊपर से 20 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा सर, ये भी 10 बन जाएगा। अब बर्तन में कौन कौन? सर अब बर्तन में ये दोनों लोग। आप बताइए क्या है? आप सोचिए जरा क्या हो सकता। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बार NaOH तो यह कहेगा कि मुझसे आप OH ले लीजिए, और ये कार्बोनेट ये बोलेगा कि मैं हाइड्रोलाइज करूंगा। मैंने कहा बात तो सही है। अब जब कार्बोनेट हाइड्रोलाइज करता है तो तुम्हें याद होगा कि ये सबसे पहले ये बनाएगा और फिर बार बार वाले केस में ये फिर से हाइड्रोलाइज होगा और ये बनाएगा ये। और अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये बार बार एनायन की हाइड्रोलिसिस होती है तो जो सेकंड वाला इक्विलिब्रियम होता है वो बर्बाद कर दिया जाता है। याद आ रहा है ये वाली बात? इसीलिए सिर्फ पहले वाली हाइड्रोलिसिस से आंसर निकालते थे और तभी K2 का यूज होता था, क्योंकि इसका K वैल्यू K2 से निकाला जाता था। याद आ रही है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इस बार ऐसा लग रहा है कि एक तो NaOH से OH निकल के आएंगे और एक फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम से OH निकल के आएंगे। इन दोनों OH को जोड़कर आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे नहीं, दूसरे वाले को इसने बर्बाद कर दिया और इसको ये बर्बाद कर देगा। समझिए बात, अकल लगाओ। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उससे इतने सारे OH निकल के आएंगे। वो कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम इसको बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा, तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे और OH सिर्फ मैं दूंगा, यानी पीएच सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, एंड दैट इज NaOH। यानी अल्टीमेटली द पीएच विल बी डिसाइडेड बाय ओनली NaOH, नॉट बाय सोडियम कार्बोनेट। इससे पहले वाले केस में सोडियम कार्बोनेट ने क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि NaOH था ही नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट से आंसर निकाल लिया था। वही वो log K2 वाला फॉर्मूला लगा के, √KW K2/C वाला। लेकिन यहां क्या है? यहां ये कहेगा ऐसा है सर, मैं इसको बर्बाद कर देता हूं, मैं और आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे। ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। यानी OH आ गया, OH ने इसको ढकेल दिया, उसने इसको ढकेल दिया, ये दोनों रिएक्शंस खत्म हो गई। अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? पीएच डिसाइड करेगा सर सिर्फ OH-, एंड OH- इज कमिंग फ्रॉम NaOH, and the concentration of OH- in the final container will be 10/400 molar, because the new volume of the system will be 100 ml वो वाला और 300 ml NaOH वाला. The total volume is 400 and the moles of OH- left they are 110. So 10/400 will be the new OH concentration और यहां से आप pH कैलकुलेट करें.
नेहा बफर नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस कभी बफर नहीं बना सकता। कैसा बफर है ये? समझ में आया भाई? थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया है इसको आज रिवाइज कर लेना, एक बार देखना सही से, इत्मीनान से बैठ के पुरानी बातों के साथ रिवाइज करना। तुम देखोगे कि ये सवाल आपके पुराने पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा, पूरे कॉन्सेप्ट। और जिसके समझ में आ जाए वो मेरे कहने से ये वाला सवाल और सॉल्व कर लेना। मैं लिख देता हूं पूरा, अगर तुम्हें दोबारा से रिवीजन करना हो इसी बात का जो आज सीखी है तुमने, तो ये सवाल और एक बना लेते हैं और इसका आंसर तुम अपने आप निकाल लेना। 100 ml 0.1 मोलर S3PO4, 0.1 मोलर NaOH, K1 K2 K3 आर गिवन। पहला पार्ट 0 ml NaOH, दूसरा पार्ट 50 ml NaOH, तीसरा पार्ट 100 ml NaOH, चौथा पार्ट 130 ml NaOH, पांचवा पार्ट 150 ml NaOH, 200 ml, 300 ml, 400 ml। करके देखना, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये उससे भी लेंदी सवाल, क्योंकि तुम अगर पता नहीं तुम समझ पाए कि नहीं, 3 बार बफर बनेगा। मैं सिर्फ एग्जाम हिंट दे रहा हूं, तुम लोग मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आएगा। 3 बार बफर बनेगा, एक एच खत्म होगा बफर बनेगा, दूसरा एच खत्म होगा बफर बनेगा, तीसरा एच खत्म होगा बफर बनेगा, और शायद 2 बार एम्फीप्रोटिक एनायंस बनेंगे, और तीसरे केस में पॉली एनायन बनेगा, और चौथे वाले केस में सिर्फ NaOH डिसाइड करेगा। मैंने पूरा आंसर बता दिया। अगर मेरी बात समझ में आती है तो एक बार करके देखना, सारे सवाल कर सकते हो अगर तुमने इसको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लिया। और डीपीपी के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं आयनिक के जरा ये बफर वाला पोर्शन डिस्कस कर लूं पहले, तब मैं डीपीपी दूंगा। तो आज के बाद कल इसकी कुछ डीपीपीस देना स्टार्ट करूंगा। तो आज तुम इसी को रिवाइज करो, तुम डीपीपी के चक्कर में मत पड़ो, अभी तुम सिर्फ इसको रिवाइज करो, डीपीपी कल की क्लास से देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो आज भी रहने देते हैं, आज सिर्फ ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है कायदे से, कोई सवाल नहीं लगाना है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉपी को सवाल समझना है, पहचानना सीखना है सॉल्यूशंस को, ताकि कल के बाद जो डीपीपी मिले वो आप समझ पाए, ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर बात करते हैं। थैंक यू।